रेडियो गजगमिनिया से प्रस्तुत है व्यंगकार नियति सप्रे का व्यंग कांच ही कांच। वाचक स्वर है नियति सप्रे का। संयोजन है विवेक रंजन श्रीवास्तव का। मैं छोटी सी थी तब मेरी बड़ी हसरत थी कि मैं अकेले कांच का ग्लास पकड़ूं और पानी पीऊं। लेकिन घर के सभी सदस्य मेरी इस इच्छा पूर्ति में बहुत बड़े बाधक थे। कभी अकेले पकड़ने ही नहीं देते थे। और सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी यदि किसी आंटी ने कांच के ग्लास में शरबत पकड़ा दिया तो माँ, बुआ, चाची, मौसी जो भी साथ रहता खलनायक की तरह आगे बढ़ता और कहता, अरे कांच का ग्लास मत दीजिए, तोड़ देगी। या वे स्वयं पकड़कर मुझे शरबत पिला देती। स्वयं कांच का ग्लास थामने का मेरा अरमान अधूरा रह जाता। मुझे लगता मैं कब बड़ी होंगी और बड़ों जैसे कांच के ग्लास में शरबत पीऊंगी। जब भी कोई मेरे सामने ऐसा करते दिखता, वो मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति लगता। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मेरी यह हसरत छोटी होती गई। आज सालों बाद अचानक वह इच्छा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तब मुझे अनुभव हुआ कि वह हसरत मेरे मन के किसी कोने में दुबक गई थी। आज मौका पाकर मुझसे शिकायत करने आ पहुंची। उस गुप्त इच्छा का बाहर आने का कारण था कि मेरी सहेली विदेश से आई थी और उसने मुझे मॉल में मिलने बुलाया था। मैं तो ठीक समय पर आ गई थी, लेकिन उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि उसे आने में अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। मुझे इन अप्रवासी भारतीयों की एक बात समझ में नहीं आती कि ये विदेशियों के समय के पाबंदी के गुण गाएंगे, भारतीयों को कोसेंगे, लेकिन यहाँ आकर वे स्वयं सब कुछ भूलकर निवासी भारतीय बन जाते हैं। खैर, अब मेरे सामने समय गुजारने का प्रश्न था। विंडो शॉपिंग की मुझे आदत नहीं, क्योंकि मेरे बचपन में ये संस्कृति ही नहीं थी। बल्कि बिना कुछ लिए यदि दुकान के सामने कोई खड़ा रहता तो घुड़क दिया जाता था। ऐसी ताक झांक करना तब अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब कुछ न खरीद पाने की उसी असहायता को विंडो शॉपिंग जैसे वजनदार शब्द से नवाजा गया है। उस विवशता को कितना भी दमदार वजनदार बना दिया हो, उसे झेलने की औकात भी तो होनी चाहिए। लिहाजा यह मेरे बस की बात नहीं थी। और मुझे मालूम था कि यदि मैं बिल्कुल निकम्मी खड़ी रही तो निश्चित ही आने जाने वालों को घूरूंगी और शहरी सभ्यता के जो दृश्य मुझे दिखेंगे उससे मेरे चेहरे पर गंवारपन झलकने लगेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा बहुत बुरा हो चुका है। मैं ऐसे ही मॉल में खड़ी थी। वहीं एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़े थे। मैं मुंह खोले उन्हें एकटक देख रही थी। लड़का समझदार था और डरपोक भी नहीं था। मेरे घूरकर देखने से वह जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसी स्थिति में उस लड़की से लिपटे रहकर ही उसने कहा, क्या देख रही हो आंटी? मैं अवाक रह गई, स्वयं के संकीर्ण विचारों पर और उसकी निर्भीकता पर। तो वैसा कटु अनुभव फिर से मैं नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कोई शीतल पेय ही ग्रहण किया जाए और मुझे न पुसाने वाली जगह में चली गई। दिल पर पत्थर रखकर पेय पदार्थ का कूपन लिया। अब चूंकि कूपन मेरे हाथ में था, अतः वहाँ की चेयर पर मैं 5-10 मिनट तो बैठ ही सकती थी। मैंने चेयर पर बैठकर शांति की सांस ली। थोड़ा सा इत्मीनान होने के बाद चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैंने देखा मेरे सामने वाली कुर्सी पर से एक छोटा सा बच्चा कांच की बोतल लेकर नीचे उतरा। कहीं बोतल गिरकर टूट न जाए, इसलिए मैंने फुर्ती से उसे पकड़ना चाहा। उसने बहुत ही अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसके साथ वाले तो बातों में मशगूल थे। उन्हें कुछ भी टूटने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो छोटा सा बच्चा भी मुझे बहुत देर तक घूरता रहा।
मेरी दबी हुई इच्छा यहीं पर आकर खड़ी हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग बेखौफ हो गए हैं या बच्चे समझदार हो गए हैं। मैंने यही सोचते सोचते चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो पाया कि अब हम लोग चारों तरफ से कांच से ही घिरे हुए हैं। माँ बाप कहाँ तक डरेंगे? बच्चा कांच की बोतल में कोला गटकता है, कांच की टेबल पर बैठकर खाना खाता है, कांच के फर्श पर चलता है, कांच के दरवाजे से अंदर घुसता है, बाहर निकलता है, कोई भय नहीं। मैंने इससे अपने बचपन की तुलना की। 1-2 रुपए के ग्लास के लिए पूरे घर के लोग मोर्चाबंदी करते थे। अभी के पालक कितने कूल हैं, या बेफिक्र रहने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं रह गया है। वर्तमान में टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़की, गिलास, कटोरी सभी कुछ कांच का हो गया है। हमारे ज़माने में अभिनेता राजकुमार का एक डायलॉग बहुत प्रचलित था, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पर तब किसी एकाध का घर ही कांच का होता था। अब तो सभी कांच के घरों में बैठे हैं। कौन किसको क्या कहेगा? कौन किसके घर पत्थर फेंकेगा? घरों में दीवारें भी कांच की हो गई हैं। इधर से उधर देख लो, लेकिन फिर भी उनमें पारदर्शिता नहीं है। पहले की दीवारें भले ही ईंट सीमेंट की रहती थीं, लेकिन उनमें गोपनीयता नहीं थी, पारदर्शिता थी। सचमुच हमने कितनी उन्नति कर ली है। इस प्रगति का एक और उदाहरण है कि कांच भी लोगों की तरह अलग अलग स्वभाव के बना लिए हैं, या यह कहें कि मनुष्य के व्यक्तित्व की झलक कांच दिखाने लगे हैं। मसलन जैसे इंसान चाहता है कि मुझे सबके बारे में मालूम पड़े पर मेरी बात कोई न जान सके, इसी तर्ज पर बिल्कुल ऐसा ही कांच आपको मिलेगा, जिसमें आप बाहर का पूरा दृश्य देख सकते हैं, किंतु बाहर का व्यक्ति आपको नहीं देख सकता। दूसरी किस्मत देखिए, इंसान की चाहत होती है कि वह स्वयं के आनंद में डूबा रहे, उसे किसी के दुख दर्द का एहसास तक न हो। यह सुख देने वाला कांच भी है। ऐसा कांच लगा लीजिए कि बाहर की गर्मी, धूप, तपन, गर्म हवा आपको छू भी न सके। तपती दोपहर में ठेले पर सामान ढोता मजदूर भी दिखाई न दे, बल्कि बाहर की दुनिया रंगीन दिखाई दे। ऐसा रंगीन कांच भी हाजिर है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। इनके लिए भी हाजिर है ऐसा कांच, जो न आपको बाहर का कुछ दिखाएगा, न बाहर वालों को अंदर का। मस्त रहें अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी हलचल सब देखें। ऐसा भी आर पार दिखने वाला कांच हाजिर है। और सिर्फ चीज़ें ही कांच की हो गई हैं ऐसी बात नहीं है। ऐसे कांचमय वातावरण में रहकर इंसानों ने रिश्तों को भी कांच के मानिंद नाजुक बना लिया है। जरा सी भूल पर रिश्ते बिखर कर टूट जाते हैं। टुकड़े बटोरने पर आप लहूलुहान हो जाते हो, संभाल कर रखने पर जख्म नासूर बन जाता है। कांच रूपी रिश्तों में दरार तो पड़ी ही रहती है, बस व्यवहार की गर्मी की जरा सी आंच उसे चटका देती है। पहले के समय में एक कांच का ग्लास न टूटे, इस बात की फिक्र में घर के तमाम लोग प्रयासरत रहते थे। आज सब कुछ टूटने की कगार पर है, लेकिन सब बेखबर है। अपने अपने कांच के घरों से बाहर निकलने का वक्त अब आ गया है। समाज को संभालने का, बच्चों को संवारने का समय बिल्कुल आ गया है। यदि अभी भी हम नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इतने में मेरी सहेली आ गई। मैं उसके साथ साफ चमकते हुए कांच के लिफ्ट में घुसकर नीचे छूटते लोगों की परवाह किए बगैर ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई।